हमारी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हमारे हाथ बंधे हुए थे। हमें जहाज पर ले जाया गया। उन्होंने कहा कि वे हमें इंडोनेशिया ले जाएंगे, लेकिन हमें नाव पर ले जाया गया और दावई के पास कहीं छोड़ दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। मेरी बहन और उसकी बेटी को बदरपुर पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। बताया कि उनके बायोमेट्रिक होना है। तब से वह दोनों नहीं लौटी। जब बहन का कॉल आया तो पता चला कि 38 रोहिंग्या को समुद्र में छोड़ दिया गया है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। आदाब, मैं हूं शादाब। भारत के संसद की दीवारों से लेकर नेताओं और लोगों की जुबान पर बड़े गुरूर के साथ दौड़ने वाली लाइन वसुधैव कुटुंबकम शायद रोहिंग्या रिफ्यूजीज के हिस्से में नहीं आती है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरोप है कि भारतीय अधिकारियों ने करीब 38 रोहिंग्या शरणार्थियों को हिरासत में लेकर लाइफ जैकेट पहनाकर कथित तौर पर दक्षिणी म्यांमार के समुद्र में छोड़ दिया, जिसमें 16 साल से लेकर 63 साल के बुजुर्ग भी थे। ऐसे में सवाल है कि अगर ये बातें सच है तो फिर 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अटल बिहारी वाजपेयी के वसुधैव कुटुंबकम के दावों का क्या हुआ? ह्यूमन राइट्स का क्या हुआ? भारत की उस छवि का क्या हुआ जहां हम खुद को सुपर पावर की रेस में देखते हैं? क्या भारत अब रिफ्यूजीज को लेकर अपना नजरिया बदल रहा है? जिस देश में तिब्बत से लेकर अफगानी रिफ्यूजीज सालों से रह रहे हैं, वहां म्यांमार से आए रोहिंग्या रिफ्यूजीज के समुद्र में कथित तौर पर छोड़े जाने की खबर आई है। जब ये खबर सुना तो मन में पहले वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा संसार एक परिवार है वाली लाइन याद आई, और फिर दूसरी बात मेरे जहन में 6 फरवरी की वो तस्वीर आई जब अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिकी एयरफोर्स का विमान उतरा था, जिसमें करीब 104 भारतीय सवार थे जो अवैध तरीके से अमेरिका गए थे। फ्लाइट से उतरने के बाद लोगों ने बताया था कि डिटेंशन सेंटर में क्या हुआ था। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, 40 घंटे तक फ्लाइट में हथकड़ी लगे हाथों से खाना खाने को मजबूर होना पड़ा था। तब हम सब ने अमेरिकी हुकूमत के इस हरकत की निंदा की थी। हमने मानवता की बात कही थी। फिर अचानक हम रोहिंग्या का नाम सुनते ही वसुधैव कुटुंबकम की लाइन भूल क्यों गए? चलिए तो आप जान लीजिए कि ये रोहिंग्या कौन है। म्यांमार के रखाइन स्टेट में बौद्ध बहुसंख्यक और सेना की हिंसा का शिकार हुए अल्पसंख्यक मुसलमान, जिन्हें उनके देश में ही अवैध प्रवासी माना गया। रखाइन स्टेट में 2012 में सांप्रदायिक हिंसा हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों की जानें गई और 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना देश, घर छोड़कर, अपनी जान बचाकर बांग्लादेश, भारत और दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। क्विंट की अलीजा नूर ने दिल्ली में रोहिंग्या कैंप का दौरा किया और उन रोहिंग्याओं से मुलाकात की जिनके परिवार के सदस्यों को जबरन डिपोर्ट करने का दावा किया जा रहा है। इस दौरान अलीजा की मुलाकात श्रम विहार में 44 साल के मोहम्मद इस्माइल से हुई। इस्माइल का दावा है कि उनकी बहन और भांजी भी उन 38 लोगों में शामिल है जिन्हें भारत से डिपोर्ट किया गया है। इस्माइल अपनी भांजी आसमा की शादी का जोड़ा दिखाते हुए कहते हैं कि 20 मई को आसमा की शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले उसे भारत से डिपोर्ट कर दिया गया। इस्माइल बताते हैं, 6 मई को हमारे लोकल कैंप लीडर यूनुस ने बताया कि दिल्ली के बदरपुर पुलिस थाने में कुछ लोगों को बायोमेट्रिक के लिए बुलाया है। मेरी भांजी आसमा और बहन अनुवरा बेगम समेत बस्ती के 20-25 लोगों को थाने ले गए, लेकिन वे लौटे नहीं। इस्माइल ने बताया कि अनुवारा और आसमा को रात भर इंद्रलोक कैंप में रखा गया। अगली सुबह 7 मई को उन्हें एक ट्रक जैसी गाड़ी में भरकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ले जाया गया। अगले दिन 8 मई को इस्माइल के पास फिर आसमा का कॉल आया तो उसने बताया कि हम म्यांमार के तनिनथारी के इलाके में हैं। यह आइलैंड थाईलैंड और म्यांमार के बीच में है। इस्माइल कहते हैं, 10 मई को मुझे 3:58 पर एक कॉल आया। हमने 27 सेकंड तक बात की। मेरी बहन ने कहा उन्होंने हमें एक द्वीप के पास फेंक दिया है। आसमा को तैरना नहीं आता। बता दें कि इस्माइल ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर की है। 16 मई 2025 को जस्टिस सूर्यकांत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, जब देश ऐसे कठिन समय से गुजर रहा है तो आप ऐसे काल्पनिक विचार लेकर आते हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से रोहिंग्या को डिपोर्ट करने पर रोक संबंधित अंतरिम आदेश की गुजारिश की गई थी।
जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया। इस मामले में पेश हुए सीनियर वकील कॉलिन गोंजाल्विस से क्विंट ने बात की। गोंजाल्विस ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के महत्व पर जोर दिया। आर्टिकल 21 में भारत में सभी व्यक्तियों को जीवन के अधिकार की बात कही गई है। गोंजाल्विस कहते हैं, प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये इस समझ पर आधारित है कि अगर आप उन्हें म्यांमार वापस भेज देते हैं जहां से वे नरसंहार से बचकर भागे थे, तो उन्हें फिर से मार दिया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा और बलात्कार किया जाएगा। इसलिए उन्हें वापस भेजने की बात गैर वापसी या अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत और हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के खिलाफ है। लेकिन भारत में रिफ्यूजीज, खासकर रोहिंग्या को लेकर मौजूदा सरकार और एक खास भीड़ के दिल में वो जगह नहीं है जो पाकिस्तान से आए हिंदुओं के लिए है। यही वजह है कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज को भारत से निकाल देने के पीछे तर्क दिया जाता है कि भारत रिफ्यूजीज से जुड़े यूनाइटेड नेशन के 1951 कन्वेंशन या 1967 प्रोटोकॉल से बंधा नहीं है और इसलिए गैर वापसी के सिद्धांत के संबंध में 1951 कन्वेंशन के आर्टिकल 33(1) का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि भारत का इतिहास वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को सच करता भी दिखता रहा है, जिस वजह से अब तक कई केस में देखा गया है कि भारत रिफ्यूजीज को लेकर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर फोकस करता रहा है। हम आपको ऐसे ही 3 मामले दिखाते हैं। NHRC बनाम अरुणाचल प्रदेश मामला। चकमाओं के डिपोर्ट करने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 नागरिकता की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। अदालत ने तब अरुणाचल प्रदेश सरकार को रिफ्यूजीज की सुरक्षा करने, राज्य में चकमाओं के जीवन की रक्षा करने के लिए अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करने और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उन्हें जबरन बेदखल नहीं किया जाए। अदालत ने रिफ्यूजीज के अधिकारों की सुरक्षा पर भी जोर दिया था। इसी तरह केटर अब्बास हबीब अल कुतैफी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने माना था कि गैर वापसी का सिद्धांत संविधान के आर्टिकल 21 में शामिल है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने डोंग लियान खाम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में भी ऐसा ही रुख अपनाया था, जिसमें गैर वापसी के सिद्धांत को संविधान के आर्टिकल 21 का अभिन्न अंग माना गया था। हालांकि पिछले कुछ वक्त से ये नजरिया बदलता दिख रहा है। वहीं 38 रोहिंग्या के भारत से कथित निकाले जाने के मामले पर अब यूनाइटेड नेशन ने भी जांच की बात कही है। म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत थॉमस एंड्रयूज से क्विंट ने बात की तो उन्होंने कहा, ये विचार कि रोहिंग्या शरणार्थियों को नेवी के जहाजों से समुद्र में उतार दिया गया है अपमानजनक है। मैं इन घटनाक्रमों के बारे में और जानकारी और गवाह की मांग कर रहा हूँ। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जो कुछ हुआ उसके बारे में वो पूरा ब्यौरा दे। हमने रोहिंग्या को भारत से डिपोर्ट किए जाने को लेकर करीब 5 रोहिंग्या परिवारों से बात की। इन लोगों ने दावा किया कि उनके रिश्तेदारों को समुद्र के रास्ते भारत से डिपोर्ट कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या इन लोगों को भारत से बाहर करने से पहले कानूनी रास्ते अपनाए गए थे? क्या उन लोगों की बात सुनी गई थी? क्या ऐसे कदम से भारत की मानवता के दावों वाली छवि पर चोट नहीं पहुंचेगी?